वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 8 नंबर का है सिलेबस में, तो पूछा जाएगा इससे भी न्यूमेरिकल, इसके एक भी छोड़ ना देना। अब समय इतना नहीं है कि तुम लोग किताब के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, मॉडल पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल दिए उनको सॉल्व करो, फिर हम लोग 26 तारीख के बाद अनसॉल्व पर उतरेंगे। ठीक है, लगभग हम तुम्हारे 12 से 13 अनसॉल्व यहीं सॉल्व करवा देंगे, बाकी आप लोगों को करने रहेंगे। चलो ठीक, हम लोग बात करने वाले हैं अब टॉपिक जो हम लोगों का रहेगा दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर की शुरुआत में आप लोगों को पता होगा कि एक ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि किस तरीके से जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो वायर क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और उस वायर की वजह से हम लोग ये पाते हैं, हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि वायर में करंट है तो वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मीनिंग करंट का मतलब होता है चलता हुआ चार्ज। तो हम लोग मोटी मोटी बात ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से ये समझे थे कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, अगर वो मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और अगर वो एक्सीलरेटेड हो जाए मीनिंग उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करता है। इतनी बात अपने दिमाग में रखो, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ, पेपर में हो सकता है एमसीक्यू में ये बता दिया जाए विच एक्सपेरिमेंट शोज दैट करंट हैज मैग्नेटिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिक करंट कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा एक्सपेरिमेंट शो करता है या कौन से साइंटिस्ट ने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो आप लोग या फिर ये भी पूछ दे कि कौन से साइंटिस्ट ने बताया कि चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो सबकी जगह पर आप लोग एक ही आंसर करने वाले हो, ऑर्स्टेड। समझ गए? और ऑर्स्टेड के बारे में कोई खास बात नहीं तुमसे पूछी जाएगी। जो टॉपिक तुम लोगों से पूछा जाएगा वो रहने वाला है बायो-सेवर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशन। तो हम लोग यहाँ पर अब वही देखने वाले हैं। हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक मीनिंग कवर तो पूरे ही करेंगे, लेकिन जो पेपर में नहीं आने वाला उसको छोड़ते हुए चलेंगे। तो बायो-सेवर्ट लॉ की हम लोग बात करेंगे। बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है समझो। दो साइंटिस्ट बायो और सेवर्ट, इन्होंने एक करंट कैरिंग वायर ले लिया। चलो एक वायर है, इस वायर में आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, करंट कैरिंग वायर है। इस करंट कैरिंग वायर की वजह से आप लोगों को किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है बायो-सेवर्ट लॉ। तो आप लोग एक काम करोगे, इस वायर में एक छोटी सी लेंथ काटोगे और इस लेंथ को हम लोग लिख लेते हैं, चलो सर ये डीएल है। वायर की एक छोटी सी लेंथ जिसमें करंट फ्लो हो रही है, हम लोग इसको नाम देते हैं करंट एलिमेंट। क्या नाम देते हैं? करंट एलिमेंट। तो हम लोगों के पास एक छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल है। जब पेपर में लिखने जाओ तो इसके बारे में पहले समझा देना कि डीएल क्या है, पॉइंट पी क्या है, डीएल और पॉइंट पी के बीच की दूरी आर है। जैसे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं ऐसे डायरेक्ट ना चालू हो जाना, क्योंकि हमें कम समय में रिवीजन करवाना है। पेपर में तुम लोगों को 3 घंटे में वो लिमिटेड नंबर में क्वेश्चन लिखने हैं, तो प्रॉपर आंसर लिख के आना। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। लेट्स से डीएल और पॉइंट पी के बीच की दूरी कितनी हो गई? आर। अगर हम तुमसे पूछे कि ठीक है ये कहानी चलो अपने पास आर हो गई, लेट्स से डीएल और पी के बीच का जो डीएल और आर के बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा। तो बायो-सेवर्ट ऑब्जर्व करते हैं कि इस पॉइंट पी पर बनने वाला जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि करंट कितनी, मीनिंग करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि करंट एलिमेंट की लेंथ कितनी, करंट एलिमेंट की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि साइन थीटा कितना। अगर हम लोग ये देखें थीटा की वैल्यू 0 to 90 चेंज हो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है और 90 के बाद फिर कम होने लगता है। तो पता कर लिए कि यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो साइन थीटा पर डिपेंड करेगा और थीटा रहेगा एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। ठीक, इसके बाद बच्चा ये पता करते हैं कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि बीच की डिस्टेंस कितनी, मीनिंग इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अगर तुम दूरी 2 गुनी करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड 1/4 टाइम्स हो जाएगा, दूरी 3 गुनी करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड 1/9 टाइम्स हो जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड एज ऑन कम होता जाएगा स्क्वायर के रेशियो में। इतना करने के बाद बच्चा क्या है कि ये सब कुछ हम लोगों के पास आ गया, तो हम लोग इसे मर्ज करके लिखते हैं। तो dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस जगह पर अगर हम बात करें तो dv इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लेकर आते हैं, दैट कांस्टेंट इज μ0 अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, पहले तो इस मैग्नेटिक फील्ड पर चर्चा करें। मैग्नेटिक फील्ड तो आप लोग जानते ही हो कि मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे। मैग्नेटिक फील्ड जब किसी पॉइंट पर निकालोगे वर्ड प्रोनाउंस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो dv यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है हम लोग देख लेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर ले, चलो ठीक है। इसका यूनिट बोल दो एक बार। इसका यूनिट तुमको मालूम होगा, एक तो टेस्ला होता है और सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? गॉस। एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं? 10⁴ गॉस। वैसे एक टेस्ला लिखो या फिर इसे लिख दो 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर
एम्पियर मीटर, मालूम है ना आपको, या फिर आप लोग ये लिख सकते हो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के ये यूनिट आप लोगों को पता होने चाहिए। CGSI सिस्टम में इसके 3 यूनिट हैं, टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर मीटर या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों याद होने चाहिए, तीनों भी कॉमन है, पूछा जा सकता है। मान लो MCQ में क्वेश्चन है आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले नंबर पे टेस्ला, तुमने बाकी 2 ऑप्शन ही नहीं देखे, तो उसका आंसर था ऑल ऑफ द एबव, तो तुमने ऐसा भी देख लेना क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी क्या है कि हम लोग इतना समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों के पास क्या रहने वाला है। तो 1 टेस्ला, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर ये कहानी हम लोगों के पास आ गई। अब देखो बच्चा, होता क्या है कि हम लोग इतनी कहानी को समझ गए, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये बात हम लोग समझ गए। अगर बात करें इस म्यू नॉट का, तो म्यू नॉट को क्या कहा जाता है बेटा? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इस म्यू नॉट की बात करें तो इसकी वैल्यू भी आप लोगों को पता होगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। यूनिट इसका याद करना, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्या यूनिट रहेगा? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यहाँ से निकाल सकते हो, न्यूटन पर एम्पियर मीटर करोगे, ये मीटर एक स्क्वायर कैंसिल होगा, मीटर कैंसिल ही हो जाने वाला है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर आता है। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। डायमेंशन निकाल लेना, ये एक कांस्टेंट है। समझ गए आप लोग? अगले नंबर पर एक बात समझना, मैग्नेटिक फील्ड की बच्चा अगर हम लोग बात करें तो याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना आना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, तो देखो पहले तो यहाँ पर dB इज इक्वल टू, हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऐसे ही लिख लेना, I अपॉन आर क्यूब कर लेना, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है, जस्ट समझ लो कि हम एक वेक्टर का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट वो आर कैप वेक्टर आर है, हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में उसका मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में हमने उसका मॉड निकाल के मल्टीप्लाई किया, दैट इज बिकम आर क्यूब। न्यूमरेटर में आप लोग लिखना dl क्रॉस आर, मतलब आर क्रॉस dl धोखे में भी ना कर देना, क्या लिखना? dl क्रॉस आर। समझ गए आप लोग? तो यहां पर आप लोगों के पास हो गया, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, dl इंटू आर इंटू साइन थीटा बनेगा, आर से आर क्यूब काट लेना, स्क्वायर वापस से अपना फॉर्मूला मिल जाएगा, साइन थीटा भी आ जाएगा। तो याद रखो, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब बात करें कि किसी वायर की वजह से जब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कुछ लॉज हैं, जो लॉज पेपर में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। एक लॉ को हम लोग बोलते हैं, जो लॉ पेपर में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, एक लॉ को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल, दूसरे लॉ को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, और तीसरे को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में अभी जानकारी है, हालांकि जब हम लोग मैग्नेट को स्टडी करेंगे, मतलब मटेरियल मैग्नेटिज्म में, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन वापस से देख लेंगे। राइट हैंड थंब रूल, और अगर बात करें राइट हैंड थंब रूल और कॉर्कस्क्रू रूल, तो ये क्लास 12th में नहीं पूछे जाते, ये क्लास 10th में पूछे जाते हैं। खैर जल्दी से आप लोग देख लीजिए, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? अगर आपको किसी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पता करना है, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के थंब को रख लो, वायर को पकड़ लो, आपके फिंगर्स की जो कर्लिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से यहाँ पर रहने वाली है। कॉर्कस्क्रू रूल क्या कहता है? मान लो तुम्हारे पास एक स्क्रू ड्राइवर है, ठीक, इस स्क्रू ड्राइवर को आपको पॉइंट करना है जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है, इस स्क्रू ड्राइवर को पॉइंट करो जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है, और ऐसे इमेजिन करो कि तुम एक स्क्रू को टाइट कर रहे हो। तो आप लोग जब स्क्रू को टाइट करोगे तो आप स्क्रू ड्राइवर को कुछ ऐसे घुमाओगे, और सिमिलर डायरेक्शन होने वाली है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो खैर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पूछा जाए तो वैसे राइट हैंड थंब रूल पूछेंगे तो तुरंत बता देना कि वी कीप अवर राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, देन कर्लिंग ऑफ अवर फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस तरीके से बना के लिख सकते हो। खैर हमें उम्मीद है कि ये कुछ नहीं पूछा जाने वाला। हाँ, एक चीज और है जिसे बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल किसी भी लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता लगाने के काम में आता है। अच्छा एक बात बताओ, जब पहली बार पढ़ा रहे थे तो हमने आपको एक एरो का एग्जांपल दिया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है तो इमेजिन करो हमने एरो आपकी तरफ चला दिया तो आपको तीर का पॉइंट दिखेगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर प्लेन के अंदर की तरफ है तो आपको क्रॉस दिखेगा। मान लो आपने एक एरो चला दिया तो आपको एरो के पीछे का क्रॉस दिखने वाला है। हम आपसे पूछे कि ये बताओ पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी,
तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, अपने राइट हैंड के पाम और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो, थंब को रखो जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है, करंट ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ रखा, उंगलियों को उधर पॉइंट कराओ जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड तो पॉइंट पी पर निकालना है, तो ऐसे पॉइंट कराओ, वरना हम इधर कराते अगर इधर निकालना होता तो आप धक्का किधर मारोगे, इनवर्ड, तो जिधर आप धक्का मारोगे वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, समझ गए। तो खैर इतनी बात हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को क्लियर होगी। पेपर में बायो-सेवर्ट लॉ से डेरिवेशन पूछा जाता है, इसके एप्लीकेशंस, ठीक है। बायो-सेवर्ट लॉ के अगर एप्लीकेशन की बात करें तो हम लोगों से इसके एप्लीकेशन में पहले नंबर पे तो यही पूछेगा कि आपके पास एक लूप है, उस लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, फिर लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, और इसके बाद एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। आज के दिन हम सारे डेरिवेशंस रख रहे हैं, न्यूमेरिकल आप लोग करना आप, ठीक है। चैप्टर बड़ा है ना, एक दिन में खत्म नहीं होगा, वरना क्या इसे हम रब कर दें। बायो-सेवर्ट लॉ समझ में आ गया। देखो अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट बायो एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ का पहला एप्लीकेशन है कि आपके पास एक लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, और इस लूप के सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। लेट से इस लूप का रेडियस कितना है, r, आपको इस लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। आपने एक काम किया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करने के लिए आपने बोला कि सर बायो-सेवर्ट लॉ लगाएंगे। बायो-सेवर्ट लॉ बोलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर कर लीजिए। आप बोलोगे सर यहाँ पर dl क्या है, तो आप बोलोगे सर एक छोटा सा करंट एलिमेंट है। लेट से हमने अपने लूप में एक छोटा सा करंट एलिमेंट dl यहाँ पर काटा हुआ है, और इसमें I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। फिर यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन r एंड dl। आप लोगों ने r मिलाया dl के साथ। बच्चा एक बात बताओ, रेडियस और सरकमफेरेंस के बीच में एंगल कितना होता है, 90। तो इस जगह पर जो थीटा हम लोगों को मिलने वाला है, दैट एंगल इज 90 डिग्री, या π/2 भी लिख सकते हो, समझ गए। हम वैल्यूज चलो पुट करते हैं, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई इंटू dl साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। चलो इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। आपको पूरे लूप को कवर करना है, तो पूरे लूप को कवर करोगे, वायर की लंबाई 0 से 2 पाई r तक जाओगे। भाई सोचो, यहाँ से चालू किए, पूरे लूप की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, कितनी लेंथ कवर करोगे, 2 पाई r। इंटीग्रेट भी तो लेंथ के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 से b मान लो, ठीक। इंटीग्रेट कर लेना, इधर इधर हो जाएगा b, लिमिट रहेगी फ्रॉम 0 टू b। यहाँ पर देखो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, एक कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकाल लो, 0 टू 2 पाई r इंटू dl बचने वाला है। इधर आप लोग लिमिट को अप्लाई कर दो, पहले अपर लिमिट रखो फिर लोअर लिमिट रख दो, तो b माइनस 0 हो जाएगा। म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, इस dl को इंटीग्रेट करोगे l आ जाएगा, और लिमिट रहेगी फ्रॉम 0 टू 2 पाई r। इधर बचेगा b, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, लेंथ रख दोगे कितनी हो जाएगी भैया, 2 पाई r, और माइनस में कितना होगा, 0। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और इधर कितना बचेगा, 2 पाई r। 2 पाई से काट दो, 2 आ जाएगा, r से इसे काट दो, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन r। समझ गए। अब जरा ध्यान से देखना, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन r। मान लो अगर यहाँ पर n लूप हो, मतलब नंबर ऑफ लूप ज़्यादा हो, तो आप लोग इस जगह पर म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई अपॉन आर कर लो, समझ गए। मान लो इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई अपॉन आर बना रहने दो। याद रखना है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग हुआ। जैसे आप सोचो यहाँ पर क्या रहने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे की तरफ, पॉइंट सेंटर की तरफ धक्का किधर मारोगे, अंदर की तरफ, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर, और प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होता है, एरिया वेक्टर। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, वैसे वेक्टर फॉर्म में लिखने को आएगा नहीं, यहाँ तक पूछेंगे, समझ गए आप लोग। फिर याद करो जब इसके सवाल करवाए थे, कुछ लूप कुछ पार्ट्स में लिए थे, है ना,
एक जैसे इसका छोटा सा एक पार्ट बनता है कि चलो पूरा लूप है, पूरा लूप की बात करें तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा 360, ठीक। 360 डिग्री के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना बना B, तो 1 डिग्री के लिए कितना बनेगा B/360। आपको थीटा डिग्री के मतलब सिर्फ इतना ही वायर हो और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो थीटा डिग्री के लिए कितना बनेगा, तो इस जगह पर θ/360 इंटू बी की वैल्यू रख दो, μ0/2 NI/R। ऐसे केसेस में n की वैल्यू लगभग हम लोगों को हमेशा ही 1 मिलती है, मतलब एक से ज़्यादा लूप नहीं मिलते क्योंकि एक है लूप कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पर n के प्लेस पे हमेशा 1 ही लेके चलो। तो θ/360 μ0/2 NI/R या I/R, समझ गए। चलो अच्छा, एक सवाल छोटा सा कर ले, हम आपके सामने बोर्ड पर एक सवाल दे रहे हैं छोटा सा, इसे बस देख लो। इतनी बात समझ में आ गई। देखो टॉपिक अब हम लोगों को डिस्कस करना है, मेरी बात सुने। टॉपिक अब हम लोगों को एक सवाल देख लेते हैं। सवाल देख लो जरा, कहानी क्या है। जैसे मान लो अपने पास एक लूप है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, ठीक। हम ही करे दे रहे, आप ना करो। जब पढ़ाए थे इसको तो हमने इसे बहुत सवाल करवाए थे और काफ़ी दिन ये चैप्टर चला था, ठीक है। लूप में ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, 2 एम्पियर की करंट है और ये दूरी 1 मीटर, ये दूरी 1 मीटर, ये दूरी 1 मीटर, ये एंगल 60 डिग्री। आपसे कहा गया कि पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो आपके पास 3 वायर्स हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक। इन तीनों वायर्स की वजह से पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इनकी बात करें तो पॉइंट O इनके एक्सिस पर है और एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। कैसे होता है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक। मैग्नेटिक फॉर्मूला क्या है, θ/360 μ0/2, n के प्लेस पे 1 ही कर लो, I/R। हम डायरेक्ट ये फार्मूला इधर लगा रहे हैं। थीटा की बात करोगे बच्चा 60, 360 डिनोमिनेटर में, μ0/2 I/R करोगे। ये I की वैल्यू कितनी है बेटा इस जगह पर 2 और दूरी पहले वायर की रहेगी 1, ये काट दो, ये 6 आ जाएगा और आंसर बचेगा μ0/6। B2 की बात करोगे तो B2 की बात करोगे जब तुम सेकंड वायर के लिए देखो, थीटा तो 60 ही रहने वाला है, अपॉन में 360, μ0/2, करंट तो 2 ही रहेगी लेकिन दूरी अब की बार 1 and 1 2 हो जाएगी। आंसर बचेगा μ0/12। तीसरे वायर की वजह से θ/360 कर लेते हैं, 1/6 हमने डायरेक्ट कर दिया आपकी बार, μ0/2 I/R। करंट तो 2 का ही है लेकिन दूरी अब की बार 1 2 3 हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा μ0/18। नेट मैग्नेटिक फील्ड जब आपको निकालना है तो पहले तीनों की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। अब जरा ध्यान से देखो, जब करंट इधर जा रही है, करंट इधर, पॉइंट नीचे, धक्का किधर मारोगे अंदर की तरफ, और जब करंट इधर जा रही है, करंट इधर, पॉइंट नीचे, धक्का किधर मारोगे बाहर की तरफ, और जब करंट इधर जा रही है फिर धक्का किधर मारोगे अंदर की तरफ। मतलब B1 और B3 मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में और B2 मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए B1 और B3 को जोड़ेंगे और B2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। B1 की बात करें तो बच्चा क्या है μ0/6, B3 की बात क्या करें तो μ0/18 और ये हो गया μ0/12। बस जो सॉल्व करके आंसर आए वो फाइनल आंसर रहने वाला है। तो ऐसे कुछ सवाल मिल सकते हैं, मॉडल पेपर में होंगे, उनको सॉल्व करो, ठीक। फिर अब कर दें आगे बढ़े। तो ये कहानी हम लोगों के पास हो गई। रब करें। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए लूप। किसी लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना। सामान्यतः हमें उम्मीद ये है कि एक्सिस वाला पेपर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम तुम्हें बताए दे रहे हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा जोर ना देना। स्ट्रेट वायर वाला कुछ ज़्यादा पूछते हैं। खैर तो ज़्यादातर तो वो पूछेंगे जो एम्पियर सर्किटल लॉ से बनने वाला है, उसको भी अभी हम लोग कंप्लीट ही करवा लेंगे।
तो जरा देखो हम लोगों के सामने अब कहानी बनने वाली है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए लूप। एक लूप है हम लोगों के पास, ठीक, ये लूप का सेंटर है। लूप की रेडियस की बात करें तो रेडियस कितनी है, a। इसके सेंटर से x मीटर की दूरी पर एक पॉइंट P है। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को पता करना है। आपने बोला ठीक है सर, यहां पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट dl ले लेते हैं और इसमें करंट फ्लो हो रही है I एम्पियर की। इस dl से r दूरी पर पॉइंट P लोकेटेड है। इस dl से r दूरी पर पॉइंट P लोकेटेड है। हमें एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? आपने बोला सर बड़ा सिंपल है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर साइन थीटा क्या है, थीटा क्या है? dl और r के बीच का एंगल। समझना जरा, करंट तो ऐसे घूम रही है, पक्की बात, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, करंट को ऐसा घुमाते हो, मान लो थोड़ा तो फिगर बनाने में आसानी रहेगी। करंट मान लीजिए ऐसे घूम रही है, ठीक है। dl आपका कुछ ऐसे है, r कुछ इस तरीके से। dl और r के बीच में एंगल कितना है, 90। कुछ भी हो जाए, dl और r के बीच में हमेशा एंगल कितना रहेगा, 90। तो इस जगह पर जो एंगल है थीटा, वो कितना है, 90। तो हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं सर जो थीटा हम लोगों के पास रहने वाला है वो तो 90 डिग्री है। और 90 डिग्री अगर पुट कर दोगे तो dB इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू DL अपॉन में r स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड बना। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो तुम बोलोगे सर राइट हैंड पाम रूल लगाइए। करंट तो इधर जा रही थी, करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखा, पॉइंट को उधर रख, उंगलियों को उधर पॉइंट कराया जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। धक्का ऐसे मारोगे तो जिस डायरेक्शन में आप धक्का मारोगे वो कुछ इस तरफ होगी और ये एंगल 90 है। तो ये हम लोगों के पास dB आ गया। सो दिस इज डायरेक्शन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब सोचो अगर यहां पर एक छोटा सा dl लिया, उसने मैग्नेटिक फील्ड इधर बना दिया, इसके अपोजिट एक dl होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इधर बना देगा सिमिलर अमाउंट में। एक छोटा सा dl इधर काट लो, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाएगा। सिमिलरली उसके अपोजिट एक dl मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बना देगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा मिलेगा। समझ में आ रही बात? हम एक काम करते हैं, इन सभी मैग्नेटिक फील्ड्स को वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करते हैं। लेट्स से ये एंगल अल्फा है। देखो दोनों ट्राइंगल आराम से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे जा सकते हैं। ये भी आप लोग अल्फा मान लीजिए, ठीक है। एक लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करी, ये 90 है। अगर बेटा ये 90 है तो ये 90 माइनस अल्फा आएगा, और 90 से 90 माइनस अल्फा घटाओ, ये कितना आने वाला है, अल्फा। अब इस dB को रिजॉल्व कर लो। इस dB को रिजॉल्व करोगे, इधर बनेगा dB कॉस अल्फा और इधर बन जाएगा dB साइन अल्फा। इस dB को रिजॉल्व कर लो, ये अल्फा है, इधर बन जाएगा dB कॉस अल्फा और इधर बन जाएगा dB साइन अल्फा। अगर आप देखो तो कॉस वाले कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। साइन वाले कंपोनेंट एक डायरेक्शन में है तो जुड़ेंगे। समझ गए आप लोग? तो कुल मिला के हमें कौन सा कंपोनेंट ऐड करना है, साइन वाला। तो हमने बोला कि सर जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लोगों को dB का साइन कंपोनेंट चाहिए और यहाँ पर साइन अल्फा करना पड़ेगा और हमें सबको ऐड कर देना है। जानते हो एडिशन के लिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इस dB की बात करें तो बच्चा क्या रहने वाला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू DL अपॉन r स्क्वायर। अब की बार साइन थीटा नहीं है, साइन अल्फा है, और इंटीग्रेट कर दें। हमें कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? अगर आप DL को देखो तो पूरे लूप को कवर करना है। पूरे लूप को कवर करोगे तो पूरे लूप की सरकमफ्रेंस दैट इज 2 पाई a, क्योंकि अब की बार इसकी रेडियस कितनी है, a। चलो सॉल्व करो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन r स्क्वायर इंटू साइन अल्फा, ये कांस्टेंट टर्म है, 0 to 2 पाई a, इधर DL। इंटीग्रेट कर लेना, लिमिट अप्लाई कर लेना, ठीक है। बचेगा 2 पाई a। 2 पाई से 4 पाई को काट दो, कितना बचेगा, 2। देखो म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन r स्क्वायर। अगर तुम बेटा इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ठीक है, तो r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां लगा दो, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज a अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज r। लिखो यहां पर म्यू नॉट अपॉन 2 आई a, ठीक है। और साथ में बच्चा एक देखो, एक a और है मल्टीप्लाई में, हम लिखना भूल गए थे।
तो आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आर की वैल्यू अगर तुम यहाँ से निकाल के रखो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 दैट इज अंडर रूट। ठीक, सॉल्व कर लो तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये हम लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। समझ गए? म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। समझ गए? अगर n लूप हो तो n का मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ लूप। इसके बाद पूछा जाता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। वो भी समझ लो, एक सीधे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। रब कर दे। देखो, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। एक सीधा वायर है फाइनाइट लेंथ का, इसका फिगर याद रखना। इधर एक पॉइंट है पॉइंट P, वायर से इसकी दूरी कितनी है? कैपिटल R। ये एंगल φ1 और लेट से ये एंगल φ2। इस φ2 एंगल को हम बाहर लिख देते हैं। ठीक है, A B C। यहां पर आपने एक छोटा सा करंट एलिमेंट कट किया DL, और इस DL से आप लोगों ने इसे मिलाया। लेट से DL और इसके बीच की दूरी कितनी है? R। मतलब DL और पॉइंट P के बीच की दूरी कितनी है? R। DL बहुत छोटा करंट एलिमेंट है, तो ये भी लगभग कितना है? R। R और DL के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। दैट इज व्हाट? थीटा। इस छोटे से एंगल को मानना पड़ेगा d फाई, और इस एंगल को मान लो फाई। ये फिगर यहां पर कंप्लीट है। इसके बाद बस एक छोटा सा काम करना है, इधर एक परपेंडिकुलर और खींचना है। ये चलो नाम डाल देते हैं ABC, इसे D डाल दो, इसे E डाल दो, और इसे F डाल दो। समझ गए? इतना फिगर आपको पहले बनाना आना चाहिए। इस फिगर को बनाने के बाद आप इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर इंटू रहेगा DL। अब जरा इस साइन थीटा की बात करो। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अगर हम यहां पर साइन थीटा लगाएं तो परपेंडिकुलर इसके लिए EF हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज की बात करें तो राइट एंगल के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज है दैट इज DL। डिनोमिनेटर में DL आएगा, DL से DL कट जाएगा, तो dB इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर। अब जरा इस EF को देखो, यहां पर लगाते हैं कहीं पर, चलो EF इधर लिख देते हैं। अगर हम लोग बात करें, एक ट्राइंगल है हम लोगों के पास, ट्राइंगल DPE, बल्कि DPE नहीं FPE। कौन सा ट्राइंगल? FPE। यहां लगाएंगे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर इस एंगल को देखें तो एक छोटा सा एंगल है D फाई, और इसमें आर्क रहने वाला है EF। अपॉन में रेडियस की बात करोगे दैट इज R, तो EF इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू D फाई। तो EF के प्लेस पे लिख दो R इंटू D फाई, R से स्क्वायर कैंसल। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, और इंटू में क्या बचेगा? D फाई। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। इस जगह पर हम लोग एक ट्राइंगल पकड़ लेते हैं EPB, और इस ट्राइंगल की बच्चा अगर हम लोग बात कर लें तो इस ट्राइंगल की अगर हम लोग बात कर लें तो इधर लगाएंगे हम लोग cos फाई। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इस ट्राइंगल में अगर फाई को देखो तो बेस इसका रहेगा कैपिटल R, और हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के सामने की साइड दैट इज स्मॉल r। तो इस जगह पर स्मॉल r की वैल्यू आप लोगों को मिलेगी कैपिटल R अपॉन cos फाई। ठीक, स्मॉल r की वैल्यू उठा के यहां पुट करो,
डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी फाई अपॉन में स्मॉल आर के प्लेस पे पुट करोगे कैपिटल आर अपॉन कॉस फाई को ऊपर भेजो, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई अपॉन में आर। अब बस इसे इंटीग्रेट करो। हमको पूरे वायर कवर नहीं करना, हमको पूरे वायर को कवर करना है, तो 0 टू बी मैग्नेटिक फील्ड चलो इधर हो गया। अब देखो हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो पूरे वायर को कवर करने के लिए फ्रॉम φ1 टू φ2 आपको जाना पड़ेगा, लेकिन एंगल दो टाइप के होते हैं, क्लॉकवाइज निकालोगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निकालोगे तो नेगेटिव। हमने उल्टा बोल दिया, क्लॉकवाइज निकालोगे तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज निकालोगे तो पॉजिटिव, उसको बना रहने दो, ठीक है, इतना चलता है। ठीक, अगर हम लोग बात करें जैसे φ1 की, तो आप नोटिस करो इसे हम निकाल रहे हैं क्लॉकवाइज, दैट इज वाई एंगल φ1 इज नेगेटिव एंगल, और एंगल φ2 की बात करें तो पॉजिटिव एंगल, तो फ्रॉम φ1 टू φ2 मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकाल लो। और इसके बाद देखो बच्चा, हम जब cos फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का, सॉरी ये प्लस का रहता है, साइन फाई, अगर डिफरेंशिएशन होता है तो माइनस का आता है, फ्रॉम माइनस φ1 टू φ2। लिमिट लगा लो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई अपॉन कैपिटल आर, लिमिट लगाओ, पहले आप अपर लिमिट रखो, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखो, रख लो वैल्यू, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई अपॉन कैपिटल आर, यहाँ हो जाएगा, देखो माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस का बनने वाला है, दैट इज वाई वी विल राइट साइन φ1 प्लस साइन φ2, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई अपॉन कैपिटल आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। ठीक, फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये आप लोगों के पास लिखा हुआ है। हो गया। इसके दो छोटे से एप्लीकेशन और हैं, उन्हें जरा देख लो, इसे रब कर दें ध्यान से। एक वायर है और मान लो ये इनफाइनाइट लेंथ का है। अगर बच्चा ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का है तो इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए ये φ1 और φ2 दोनों ही कितने हो जाने वाले हैं, 90-90। तो अगर हम लोग इनफाइनाइट लेंथ के वायर की बात करोगे तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई अपॉन कैपिटल आर, ये समझ में आ गया 90-90 कैसे होंगे, पढ़ चुके हो ना एक बार। φ1 के प्लेस पे π/2 और φ2 के प्लेस पर भी π/2, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर कैपिटल आर, साइन 90 प्लस साइन 90, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, ये काट लो 2 बनेगा, और b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 2 आई अपॉन आर, पाई भी रहेगा, पाई भी आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इसके बाद अगला नंबर ये रब कर दे, एक इसमें छोटा सा टर्म और भी आता है कि वायर के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास एक वायर है, ये एंगल φ1 हो गया और ये एंगल φ2। इमेजिन करो इस पॉइंट को इधर लेकर जा रहे हो, जब यहां लेकर जाओगे तो φ1 φ2 की वैल्यू कुछ ऐसे हो जाएंगी। ऐसे करते करते जब तुम इस पॉइंट को इधर लाओगे तो φ1 φ2 दोनों ही कितने हो जाएंगे, 0। और जैसे ये 0 हुए तो अगर आप पुट कर लो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन 0 प्लस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर के एक्सिस पर कितना होता है, 0। कुछ लोग क्या करते हैं, इतना दिमाग नहीं लगाते, बोला गया कि प्रूव करो तो बायो सेवर्ट लॉ को ही उठा लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर कर लेते हैं। कोई भी वायर है, ये करंट एलिमेंट dl हो गया, ये थीटा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस dl के एक्सिस पर निकालोगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। 0 पुट करते ही आंसर कितना आएगा, 0।
तो इस तरीके से भी कर लेते हैं, तुम्हारी इच्छा हो तो जैसे चाहो वैसे करो। समझ गए आप लोग? तो ये कहानी हम लोगों के पास हो गई। ये कहानी हम लोगों के पास हो गई। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए ना, ड्यू टू ए स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। अब आता है हम लोगों के पास टॉपिक एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या आएगा? एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोगों को क्या बोलता है उसे देखो और स्टेटमेंट समझने की कोशिश करो। जैसे कि तुम्हारे पास एक वायर है, इस वायर की वजह से आपको पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेट से पॉइंट पी की वायर से दूरी आर है और करंट कितनी है? आई। करंट कितनी है? आई। हम तुमसे पूछे कि ये बताओ पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा तो तुमने एक काम किया, एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ किया। एम्पियर सर्किटल लॉ आप लोगों से कुछ स्टेप्स फॉलो करवाएगा। पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप होगी, इमेजिन करो एक एम्पीरियन लूप। जैसे गॉस लॉ याद है आपको? एक हम लोग गॉसियन सरफेस इमेजिन करते थे, ऐसे यहाँ पर एक लूप इमेजिन करना है। लूप बस ऐसा समझ लो कि एक क्लोज लूप होगा और ऐसे क्लोज लूप को हम लोग क्या बोल दिया करेंगे? एम्पीरियन लूप। इसके पास अपनी डायरेक्शन रहेगी और डायरेक्शन रहेगी अलोंग द लेंथ। डायरेक्शन क्या रहेगी? अलोंग द लेंथ। मतलब बस लेंथ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन हो जाएगी। समझ गए? दूसरे नंबर पे आपको एंगल फाइंड करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड एंड लूप, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और लूप के बीच का एंगल पता कर लेना। यहाँ पर अगर एंगल की बात करें तो देखो ध्यान से कितना है। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो, अच्छा लूप ये 3D में इमेजिन करो, ऐसा प्लेन के अंदर है आधा हिस्सा इसका, करंट ऊपर की तरफ, पॉइंट इधर, धक्का किधर मारोगे? अंदर की तरफ, और लूप भी कुछ इस तरीके से, इस पॉइंट पर लूप की भी डायरेक्शन किधर होगी? अंदर की तरफ। तो इस जगह पर एंगल कितना है? 0। समझ गए? तीसरे नंबर पर आप लोगों को करंट निकालनी होगी। लूप के अंदर आप लोगों को करंट निकालनी होगी जो कि इस जगह पर आई एम्पियर की है। जैसे लूप में एक वायर है और वायर में आई एम्पियर की करंट है, तो लूप के अंदर कितनी करंट है? आई एम्पियर की। मान लो यहाँ पर 2 वायर होते, इधर भी करंट आई एम्पियर की होती तो 2i। अरे दोनों में ऊपर जा रही ना। अगर एक में नीचे आ रही होती तो 0। नेट करंट आपको वायर के अंदर, लूप के अंदर पता कर लेनी है। चौथे नंबर पर आपको लगाना है क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। यहाँ पर देखो जरा वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, बराबर में म्यू नॉट टाइम्स करंट। इसे कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। क्लोज्ड line integral of magnetic field is always equal to mu naught times current and this law is called Ampere's circuital law। समझ गए? अब मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। यहाँ पर म्यू नॉट की और आई की बात करें स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो इस जगह पर हम लोग इसे ऐसे भी लिख लेते हैं, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट करके ये बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। जैसे इधर अब लगा के देखो, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। बी डी एल एंगल कितना था भैया? 0। cos 0 की वैल्यू 1। करंट कितनी थी? I। बस इसे आप कुछ ना करो, डी एल की वैल्यू पुट कर दो। पूरे लूप की लंबाई कितनी? 2 पाई आर और बराबर में म्यू नॉट इंटू आई। बी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वायर ऑफ इन्फिनाइट लेंथ, जो कि एम्पियर्स लॉ से भी आ रहा है और आप लोगों का बायो-सेवर्ट लॉ से भी आता है। समझ गए आप लोग? सो दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ के कुछ डेरिवेशंस हैं, मीनिंग कुछ एप्लीकेशंस हैं। 2 एप्लीकेशन पेपर में पूछे जाएंगे। एक पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड और दूसरा पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड। तो सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा। अब दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स को हम लोग देखते हैं। रब करें।
तो सोलेनॉइड और टोरॉइड, इन दोनों चीज़ों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाता है। देख लो, हम उनकी बात कर रहे हैं जो एग्जाम में आएंगे। आपके पास एक सोलेनॉइड है, ठीक। इस सोलेनॉइड में आप लोगों ने एक बैटरी को लगा दिया, स्प्रिंग मान लो, स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करने के बाद इस तरीके से करंट अंदर फ्लो होने लगी। आपको क्या करना है, इस सोलेनॉइड के बीच पे, मतलब सोलेनॉइड के अंदर सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे, एक एम्पीरियन लूप को इमेजिन करोगे। एम्पीरियन लूप से पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर लेना। यहाँ पर देखो, जैसे एक लूप है, लूप के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो जैसे एक लूप है, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर रहेगी साउथ टू नॉर्थ। दूसरा लूप इधर मिल जाएगा साउथ टू नॉर्थ, बाहर रहेगी नॉर्थ टू साउथ। तो कुल मिला के जितने लूप आते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सीधा बनता चला जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को जो सोलेनॉइड के अंदर मिलेगी दैट इज एज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोगों के पास हो गई। लेट्स से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर ली। दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप को इमेजिन करना है। इस एम्पीरियन लूप को आप लोग इमेजिन करोगे कुछ ऐसा, एक रेक्टेंगुलर शेप में एम्पीरियन लूप इमेजिन कर लेते हो। और लेट से आपके पास ये हो गया ABCD, ठीक। फिर आपको क्या करना है, एंगल पता करना है। अब जरा एंगल की बात करो तो पहले नंबर पे वायर AB पर एंगल पता करो। AB के लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर, और लूप की भी डायरेक्शन चलो A से B मान लेते हैं, एंगल कितना रहेगा 0। फिर आप पता करोगे BC के लिए, आप देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर और लूप की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो एंगल कितना 90 डिग्री। फिर आप बात कर लोगे CD के लिए, 180 कर लो, देखो लूप की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। फिर अगले नंबर पर बात कर लो DA के लिए, चाहे 270 रख लो, वैसे हम 190 रखे लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर और ये लूप इधर। एंगल हम कितना रख लेते हैं 90, 270 भी चाहो तो रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो ये चारों की जगह एंगल पता चल गए। फिर पता करनी रहेगी करंट। अब जरा करंट को देखो, इमेजिन करो कि हम लोगों के पास एक रेक्टेंगुलर लूप ऐसा है, कहाँ गया चौक, एक रेक्टेंगुलर लूप ऐसा हम लोगों ने इमेजिन किया है। इस वायर में एक स्प्रिंग फंसी हुई है, ठीक है। तो स्प्रिंग का आधा हिस्सा हमारे जो इमेजिन लूप है इसके अंदर है और बाकी आधा हिस्सा इसके नीचे। तो देखो होगा क्या, इस लूप के अंदर जो हमने इमेजिन किया है, ऐसे रेक्टेंगल को इमेजिन करो जब करंट ऐसे आ रही है तो इस लूप के अंदर करंट है, फिर करंट लूप के बाहर है, फिर करंट लूप के अंदर है, फिर करंट लूप के बाहर है। हमें सिर्फ उस करंट से मतलब है जो करंट लूप के अंदर है। अब इमेजिन करो, एक लूप गुजरा, I एम्पीयर की करंट अंदर आई, फिर 2I हो गई, फिर 3I हो गई, फिर 4I हो गई, N लूप है तो NI। तो टोटल करंट कितनी रहेगी NI। तो इस जगह पर जो हम लोगों के पास टोटल करंट आएगी दैट इज N टाइम्स I। समझ गए। अगले नंबर पे क्या करना होता है बच्चा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDA cos थीटा बराबर हम लोग लगाएं, EDF बोल दिया, BDL cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I लगाएं। तो देखो क्लोज इंटीग्रल ऑफ BDL cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I लगा दो। क्लोज इंटीग्रल BDL, अब यहाँ पर बात करें थीटा, सर थीटा तो 4 बार चेंज होगा, तब क्या किया जाए, तो हम लोगों ने अपने लूप को 4 पार्ट में स्प्लिट कर लिया। हमने बोला कि सर पहला पार्ट इसका मान लो AB के लिए, BDL एंगल की बात करें AB के लिए तो कितना है भैया 0, प्लस दूसरे नंबर पर BC की बात कर लो तो BDL cos फॉर वायर BC एंगल इज 90 डिग्री, प्लस BDL अगले नंबर पर हम ले लेते हैं CD की बात कर लेते हैं, एंगल कितना है 180, प्लस और अगले नंबर पर आता है DA, और DA पर बात करें तो BDL cos 90, और बराबर में रहेगा म्यू नॉट टाइम्स करंट हो गई टोटल NI। ये आप लोगों के पास रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्लोज इंटीग्रल का साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अब की बार लूप जो AB BC CD और DA लेंथ है, ये क्लोज नहीं है, क्लोज पूरा ये है, ये बंद के क्लोज लूप बनेगा इन चारों को ऐड करने पर, तो चारों को एडिशन में लिखा हुआ है, ठीक। अब जरा समझो, पहले पर आ जाए DL की बात करें, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसे इंटीग्रेट करते हैं, DL के प्लेस पे लेंथ लिखते हैं। किसकी बात चल रही है AB की। लेट से AB की लेंथ है हम लोगों के पास L,
तो ये हो जाएगा L, और cos 90, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, प्लस यहाँ पर देखो cos 180 की वैल्यू भले ही 0 है, लेकिन ये किसकी बात, भले ही -1 है, लेकिन ये किसकी बात चल रही है, CD की। CD वायर, जो CD लूप है या मान लो CD लेंथ है, वो सोलेनॉइड के बाहर है। सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। कैसे? एक लूप को इमेजिन करो, एक लूप है, ठीक है, लूप में मैग्नेट करंट जा रही है पहले इधर, और वही करंट घूम के इधर आती है। जब लूप में करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड जरा लूप के बाहर निकालते हैं, थंब इधर, उंगलियां ऊपर पॉइंट कराओगे, धक्का किधर मारोगे, इस डायरेक्शन में, और यही घूम के जब नीचे आएगा, थंब इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर निकालना है, धक्का किधर मारोगे, इधर की तरफ। तो आधा लूप मैग्नेटिक फील्ड इधर बना रहा है और आधा लूप मैग्नेटिक फील्ड इधर बना रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, 0। तो लूप के बाहर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0। तो मैं ये बात पेपर में सिर्फ लिख देनी है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड लूप इज ऑलवेज 0, बताना नहीं क्यों 0, बस समझ लो कि क्यों 0। तो इधर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और फिर से एंगल 90, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0, बराबर में म्यू नॉट टाइम्स कैपिटल N इंटू आई। B इंटू एल की बात करोगे तो म्यू नॉट कैपिटल N इंटू आई, B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल N ओवर L इंटू आई। B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट N बाई L, नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ, इसे कर लेते हैं स्मॉल n, और आप लोगों के पास ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। ठीक, इसकी प्रूविंग सीधी सीधी आती है, निकाल लेना, समझ गए? चलो ठीक, रब करें आगे बढ़े, पक्की बात। देखिए, अब टॉपिक हम लोगों को स्टडी करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड। सोलेनॉइड के कंपैरिजन में टोरॉइड कम आता है, लेकिन आ ये भी सकता है। टोरॉइड क्या है? एक स्प्रिंग है आप लोगों के पास, ठीक, उस स्प्रिंग को आप लोगों ने ऐसे टर्न करके एक पहिया बना दिया। फिजिक्स का पहिया, वासु भैया, ठीक, तो एक पहिया आप लोगों ने बना दिया, इस पहिए क्या बोलेंगे, टोरॉइड। इस टोरॉइड में आप लोग कहीं से कुछ वायर वगैरह जोड़ के करंट को फ्लो कराते हो, और चलो इस तरीके से आई एम्पियर का करंट हर एक लूप में आपने फ्लो करा दिया। इस टोरॉइड में आपको करंट आपको मैग्नेटिक फील्ड 3 जगहों पर फाइंड करनी है। पहले नंबर पे पॉइंट P पर, पॉइंट P दैट इज कॉल्ड इनसाइड द टोरॉइड। तो नंबर 1 हम लोग टोरॉइड इनसाइड फाइंड करेंगे, उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोगों को मिलेंगी ऐसे सर्कुलर, समझ गए? पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। पहले एक एम्पीरियन लूप को इमेजिन कर लो, एक एम्पीरियन लूप को इमेजिन करो जो टोरॉइड के कोसेंट्रिक हो और साथ में पॉइंट P से पास होता हो। नंबर 2 एंगल पता कर लो, देखो दोनों के बीच का एंगल, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल कितना आएगा, 0। नंबर 3 करंट पता कर लो, हमें ये बताओ जो लूप हमने इमेजिन किया उसके अंदर करंट कितनी, 0, तो करंट तो 0 है। और नंबर 4 क्लोज इंटीग्रल ऑफ PDL cos थीटा, भाई इसके अंदर कोई वायर है नहीं तो करंट कहाँ से आएगी, 0, बराबर में म्यू नॉट टाइम्स आई। जब करंट को 0 रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0, तो टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0। दूसरे नंबर पर आप टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, पॉइंट Q पर, ठीक। नंबर 1 क्या करिएगा बच्चा, मैग्नेटिक, नंबर 1 आप लोग एक एम्पीरियन लूप को इमेजिन करो, एक एम्पीरियन लूप को इमेजिन कर लिया। नंबर 2 एंगल पता करो, एंगल फिर से कितना आएगा, 0, डायरेक्शन सेम है, एंगल कितना आ जाएगा, 0। नंबर 3 आपको करंट पता करनी है। करंट जरा फिर से देखो, इमेजिन करो एक सर्कुलर लूप, कौन सा, ये वाला जो पॉइंट Q से पास हो रहा है, और उसके अंदर एक टोरॉइड रखा है। एक लूप को इमेजिन करते हैं जो पूरे सर्कुलर लूप के अंदर है। इसी लूप में एक बार करंट बाहर निकली और एक बार अंदर आ गई। देखो एक लूप है, जैसे लूप है यहाँ पर, अंदर इमेजिन करो एक लूप रखा है, उस लूप में एक बार करंट बाहर जाती है, एक बार अंदर आ जाती है। आई एम्पियर की करंट बाहर गई, आई एम्पियर की करंट अंदर आई, नेट करंट कितनी, 0। दूसरे लूप में आई एम्पियर करंट अंदर गई, आई एम्पियर करंट वापस आ गई, नेट कितना, 0। एक लूप की वजह से नेट करंट कितनी,
तो चाहे जितने लूप रख दो नेट करंट कितनी रहेगी, 0। तो करंट हमको कितनी मिलने वाली है, 0। ये बात समझ में आ गई, ठीक। आगे बढ़े तो हम लोगों के पास अब आता है फोर्थ स्टेप, और फोर्थ स्टेप रहता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ BDL cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। करंट को 0 रखोगे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, 0। तो टोरॉइड के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0। अब हमको अगली स्टेप पता करनी रहेगी, यहां पर पॉइंट R पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ठीक। नंबर एक एम्पीरियन लूप इमेजिन करोगे जो पॉइंट R से पास हो रहा है, कर लेना इमेजिन, ठीक। नंबर 2 आप लोग पता करना एंगल पता कर लोगे कितना आएगा बच्चा, 0 डिग्री। नंबर 3 आप लोगों को पता करना पड़ेगा करंट की वैल्यू। अब देखो जब करंट पता करोगे तो देखो ध्यान से, हमने जो लूप इमेजिन किया है उसके चारों तरफ स्प्रिंग लपेटी हुई है, ये वाला हिस्सा बाहर है और ये वाला हिस्सा लूप के अंदर है। दिख रहा है आप लोगों को, समझ में आ रही बात। इस लूप में आई एम्पियर करंट बाहर गई, ये तो लूप के बाहर है, मैं कोई लेना देना नहीं। आई एम्पियर करंट अंदर आई, 2i 3i 4i, एन लूप है तो ni, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, ni। और फोर्थ स्टेप हम लोगों के पास है क्लोज इंटीग्रल ऑफ BDL cos थीटा, थीटा यहाँ पर रख लेंगे बराबर में म्यू नॉट टाइम्स आई, लगा दो। DL के प्लेस पे जस्ट आपको लंबाई रखनी है, लेट से इसकी रेडियस स्मॉल r है, तो टोटल लेंथ आ जाएगी 2πr, एंगल 0, म्यू नॉट टाइम्स करंट है कैपिटल N इंटू आई। B इज इक्वल टू कॉस 0 की वैल्यू 1, म्यू नॉट इंटू कैपिटल N अपॉन 2πr इंटू आई। अगर आप लोग नोटिस करो कैपिटल N अपॉन 2πr, कैपिटल N टोटल लूप अपॉन में 2πr, अपॉन में 2πr, इसकी पूरी लंबाई देखो, टोरॉइड की लंबाई कितनी है, 2πr, तो नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ स्मॉल n इंटू आई। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कोर ऑफ टोरॉइड इज म्यू नॉट इंटू ni। n क्या रहेगा, नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ। चैप्टर खत्म।